गाइस आज हम आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराएंगे। गाइस हम आपको फिजिक्स के 32 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूरे सिलेबस से, पूरी किताब से, जो आप सभी को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, आपको मैं दे दिया हूं। अगर आप नहीं अभी तक देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। केवल 32 डेरिवेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझना फिजिक्स के पेपर में आपका 25 से 30 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। आज हम उन्हीं डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन का सलूशन कराएंगे जो कि सेकेंड डेरिवेशन है, और हम धीरे धीरे सभी डेरिवेशन का सलूशन करा देंगे, यानी सभी डेरिवेशन को यहाँ पे करके दिखाएंगे। अगर आप पहले से किए होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं किए होंगे तो तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि डेरिवेशन आपको इसी क्लास में याद हो जाए, भले ही क्लास का लेंथ थोड़ा लंबा हो। ठीक है गाइस, हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोगों को हम डीपीपी दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि एग्जाम से पहले पहले 50 दिन जो बचे हैं, इन 50 दिनों में आपके पूरे 500 क्वेश्चन हो जाए, पूरे 500 क्वेश्चन हो जाए। इसके लिए हम आपको डेली 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। डेली कितने 10 क्वेश्चन कर दे रहे हैं? 10 क्वेश्चन दे रहे हैं डीपीपी के जरिए, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर के जरिए हम आपको डेली 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर आप डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम से पहले पहले, और आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 25 या 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा सोचिए, अगर 25-30 क्वेश्चन के लिए 500 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, और 100% आप फिजिक्स में 90+ % लेकर आएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ें, केवल ये 500 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। केवल 10 क्वेश्चन आपको दिन भर में तैयार करना है, और 10 क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते हो तो क्या कर सकते हो? अगर सुबह में आप 3 क्वेश्चन करते हो, दोपहर में 3 क्वेश्चन करते हो, शाम को 3 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आराम से आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो। और तैयार ही नहीं करना है, तैयार करके उसे एक अलग कॉपी पर लिखना है, लिख कर मुझे भेजना है टेलीग्राम पर। और मैं ये क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वैसे लिंक में कुछ डिस्कशन आ गया है, कुछ उसमें डिस्टर्बेंस हो गया है, कुछ टेक्निकल एरर हो गया, लिंक के जरिए टेलीग्राम नहीं खुल रहा है, मेरा ही नहीं किसी का नहीं खुल रहा है। तो आपको क्या करना है, चले जाना टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च कर लेना अल्फा इंस्टीट्यूट। वैसे कई अल्फा इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल मिलेंगे, लेकिन आप उस चैनल में जाना जहां पर डीपीपी दिया जा रहा है। आप देखोगे एक चैनल है जहां पर डीपीपी दिया जा रहा है, और वहां पर करीब 3000 के लगभग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जुड़कर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और हजारों स्टूडेंट डेली डीपीपी का सलूशन मुझे टेलीग्राम पर भेजते हैं। उनके द्वारा जो भी गलती की जाती है उन गलतियों को मैं उन्हें बताता हूं, और वो लोग सुधार भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी गलती भी सुधर जाएगी और आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ एक स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर आप इतने क्वेश्चन दे रहे हैं कि हाथ दर्द करने लगता है। हाँ, हो सकता है, अगर हाथ दर्द कर रहा है तो करने दीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस 40-50 दिन। एक बार थोड़ा सा दर्द एक बार हाथ सह लेगा ना, उसके बाद परसेंटेज जब आएगा तो सब आपको देखेंगे, और हाथ में आपके मिठाई होगी। तो बहुत खुशी की बात है, अगर आपका हाथ दर्द कर रहा है समझो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। इसी तरह से आप डेली पढ़ाई करते रहिए। शायद शिवानी नाम की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा था, किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं है ठीक है नाम, लेकिन किसी ने टेलीग्राम पर कहा था 1-2 दिन पहले, तो मुझे याद है, आ गया याद तो बता दिया। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़कर इसी तरह से लिख कर भेजिए। यकीन मानिए, आप केवल 20 दिन लिख कर दीजिए, मतलब 200 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा फिजिक्स तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, एक दिन फर्स्ट चैप्टर का दे रहा हूँ, अगर चैप्टर बड़ा है तो 2 दिनों में उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। 2-3 देखिए 10 क्वेश्चन में आपके क्या है, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे या 4 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, डिपेंड करता है चैप्टर कैसा है। और फिर उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल हैं, 1-2 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस तरह से। और ये 500 जो क्वेश्चन होगा, इसमें आपके सभी प्रकार के प्रश्न कवर हो जाएंगे, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे आंकिक प्रश्न हो। आंकिक प्रश्न ही न्यूमेरिकल होता है, ये मत सोचना दोनों अलग अलग होता है, या फिर बहुविकल्पी प्रश्न हो, सभी को हम कंप्लीट करा देंगे, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो गाइस चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं महत्वपूर्ण डेरिवेशन के सीरीज में। ठीक है, देखिए मैं न्यूमेरिकल करा रहा था, तो न्यूमेरिकल के लिए 100 न्यूमेरिकल है, तो हम डेली तो न्यूमेरिकल करा नहीं सकते हैं। डेली न्यूमेरिकल कराएंगे तो डेरिवेशन कौन कराएगा? तो मैं एक दिन डेरिवेशन कराएंगे, एक दिन न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैसे तो आपको अगर डेरिवेशन कर लेते हो तो न्यूमेरिकल कुछ अपने से कर लोगे, कुछ न्यूमेरिकल आप आसानी से अपने से कर लोगे। अगर डीपीपी सॉल्व कर रहे हो तो मैं देखता हूँ मैक्सिमम न्यूमेरिकल लोग अपने से कर लेते हैं, कुछ एक नहीं कर पाते, उसको मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। बस डेली के डेली जुड़कर जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से पढ़ाई करते रहना। देखो अगर आपको ये डेरिवेशन आ भी रहा है, फिर भी आप लेक्चर को देखना, क्योंकि अगर इस समय आ रहा है तो अगर एक बार लेक्चर देख लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एग्जाम के टाइम में रिविजन नहीं करना पड़ेगा।
यह समय में, इस समय में अगर मेहनत कर लोगे तो एग्जाम के बीच में तो 2 दिन का गैप मिलेगा ना, उसमें आप फ्री रहोगे। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन, वैसे मैं इस क्वेश्चन को पहले भी करा चुका हूं, आज मैं फिर से उसी क्वेश्चन को करा रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए आप लोगों का और अच्छे से पढ़ाई हो जाए। ठीक है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना। नए स्टूडेंट हो आप लोग तो चले जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ पर और वीडियोज पड़ी हुई हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिगार्डिंग, उसे भी देख लेना। क्वेश्चन क्या है, आपको सबसे पहले गॉस के प्रमेय को बताना है। ठीक है, हम आपको गॉस का प्रमेय बताएंगे, फिर गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाले समतल आवेशी चालक चादर तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय को लिखेंगे, फिर उसकी सहायता से अनंत विस्तार वाले समतल आवेशी चालक चादर तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? फिर से समझना, गॉस का प्रमेय क्या है, मैं यहां पे लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, बात समझना, क्वेश्चन को समझ लेना आप लोग। गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाले समतल चालक चादर तार के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, यही हम लोग समझेंगे और पूरा डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं गॉस का प्रमेय। तो सभी लोग गॉस का प्रमेय जो जिस स्टूडेंट को आ रहा है वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दें। गॉस का प्रमेय हम हेडिंग करते हैं, गॉस का प्रमेय। देखो आप लोग ये सेकेंड चैप्टर का सेकेंड क्या फर्स्ट चैप्टर का ये प्रश्न है, मुझे मालूम है सभी को आ रहा होगा, फिर भी ध्यानपूर्वक समझना। गॉस का प्रमेय क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, बोलो मेरे साथ सभी लोग, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, क्या वैद्युत फ्लक्स फाई, किससे, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझना फिर से, कोई मान लेते हैं ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, मतलब बंद है, एक घर है जैसे आपका रूम बंद है, इससे गुजरने वाला क्या वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इसके परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह किसका प्रमेय है, गॉस का प्रमेय। क्या है प्रमेय, एक बार सभी लोग फिर से सुनना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, माना, यहां पे मानोगे, माना परिबद्ध आवेश Q है। ठीक है, यहां पर आप लोग माने कि माना परिबद्ध आवेश Q है, तब क्या होगा, गॉस के प्रमेय से क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू परिबद्ध आवेश जो Q है उसके 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछता है मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो अभी हम आगे की डेरिवेशन करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जरा सभी लोग मेरे साथ एक बार
कमेंट बॉक्स में लिखें फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सभी लोग लिखें कमेंट बॉक्स में फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा और फिर दिमाग में बैठेगा। क्वेश्चन क्या पूछा आपके बोर्ड एग्जाम में, एक आपका इस तरह से पृष्ठ दे दिया था और मैं ये 100 न्यूमेरिकल में भी दिया हूं। इसमें 3-4 आवेश दिया था, -1 क्यू था, 1 माइनस क्यू था, +3 क्यू था, -4 क्यू था और +5 क्यू था। ठीक है, तो इस पे परिबद्ध इसमें क्या निकालना था, आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना था। वैद्युत फ्लक्स बोलो, आप यहां पर गॉस का प्रमेय यूज करके निकाल लोगे ना वैद्युत फ्लक्स, बताइए। ठीक है, यहां पर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लोगे ना। वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे? आपको मालूम है गॉस के प्रमेय से क्या कि किसी भी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सभी आवेश कौन कौन से हैं? +5 क्यू है, +3 क्यू है, -क्यू है और -4 क्यू है। ठीक है, यह है आपका, इसके क्या है ε0 गुना होगा, इसके 1/ε0 गुना होगा। मतलब ये तो परिबद्ध आवेश हो गया। ठीक है, ये परिबद्ध आवेश हो गया। इस परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होगा। इस परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 3 8 क्यू और -4 क्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 क्यू बचेगा और ये -1, मतलब 5 3 8 क्यू में से -5 क्यू निकलेगा, तो क्या बचेगा? 3Q/ε0। ये आपका वैद्युत फ्लक्स फाई का आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछता तो आप लोग इजीली कर लोगे। देखो वैसे अगर आपको मुझे जुलाई अगस्त में पढ़ाना होता तो मैं ऐसे ही पढ़ाता, कोई भी क्वेश्चन कराता, कोई भी थ्योरी कराता, तो उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते एक साथ में करा देता, ताकि बाद में जब भी आप पढ़ो तो आपको याद हो जाए। लेकिन अब समय नहीं बचा है, इसलिए नहीं कराता हूँ। क्या करूँ, समय के साथ चलना होता है। अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे, समय आगे निकल जाएगा और आप फिर क्लास 12th में अगले साल फिर से पढ़ने लगोगे या फिर परसेंटेज खराब हो जाएगा। ठीक है, तो समय के साथ चलना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग इंटर के बाद कुछ ना कुछ करोगे ना, तो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से कुछ करना चाहते हैं तो। चलिए गाइस, इसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था? गॉस के प्रमेय का यूज करते हुए किसी समतल आवेशी चालक तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये प्रश्न था। तो आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, वैसे नोट क्या करना है आपको तो याद ही होगा। ठीक है, तो चलिए उसको लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है आपका प्रश्न, क्या है कि अनंत विस्तार वाले समतल आवेशी चालक चादर तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, अनंत विस्तार वाले समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अनंत विस्तार वाले समतल आवेशी चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यह आपको निकालना है। और इसका देखिए गॉस का प्रमेय का बहुत सारा उपयोग है। एक आपके इस तरह से राड के कारण वैद्युत क्षेत्र के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, बहुत सारा उपयोग है इसके।
लेकिन बोर्ड एग्जाम में यही अधिकांश बार पूछा गया है। इसके अलावा एक दो और हैं वो भी पूछा जाता है, लेकिन मुझे लगता है 2020 में यही पूछा जाएगा, क्योंकि और सब सिलेबस से काट दिया गया है। और एक दो और हैं वो, लेकिन वो भी सिलेबस में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूछा जाएगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसी को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। वैसे मैं इसे पहले भी करा चुका हूँ, एक दो बार टेस्ट में भी दे चुका हूँ आप लोगों को, और आप सभी लोग कर रहे भी रहे थे। फिर भी आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं कि एक समतल आवेशी चालक चादर तार है, ठीक है, उसे मानते हैं। माना पहले मानेंगे बाद में, सबसे पहले ये करते हैं। समतल, ये आपका पी क्यू आर एस, ये आपका पी क्यू आर एस एक क्या है, समतल आवेशी चालक चादर तार है, ठीक है, चालक चादर है। और इस पे देखिए इस तरह से प्लस आवेश जो है वितरित है। ये आपके प्लस चार आवेश इस तरह से वितरित है। आपको मालूम होगा कि कभी भी अगर कोई चादर है उस पर आवेश दिया जाता है तो पूरे चादर पर इस तरह से वितरित हो जाता है, ठीक है। आप लोग भी एग्जाम में एक बात समझना, आप लोग, मैं आपको बताया था कि जब भी डेरिवेशन करना, तो मैं तो यहाँ पे बगल में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर लिख कर इसे सॉल्व करना है, मेरा बोर्ड है। लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो अपने कॉपी पर कैसे लिखना है, यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डालना और ये फिगर इसके नीचे बनाना। मैं पहले बताया हूँ आपको, ये फिगर इसके नीचे बनाना, ये नहीं कि यहाँ पर लिखोगे आप बगल में फिगर बनाओगे, ऐसा मत करना, नंबर कटेगा। नंबर कटेगा क्या, एग्जामिनर पर बेट इफेक्ट जाता है। आपको क्या करना है, ये फिगर सही सही इस हेडिंग के नीचे बनाना और इसके बाद यहाँ से लिखने स्टार्ट करना। कापी आपके पास बहुत होती है, कापी तो नहीं, कमी तो नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करना, इस फिगर को यहाँ पे बनाना और इसके नीचे लिखने स्टार्ट करना। बात को समझना यहाँ पर। अगर ऐसा करोगे तो एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी को देखेगा तो सबसे पहले हेडिंग देखेगा, हेडिंग देखेगा, उसके बाद फिगर देखेगा। अगर आपका फिगर भी सही है, हेडिंग भी सही है, तो वह नीचे आपका सोल्यूशन नहीं देखने जाएगा, नहीं आप लोग क्या क्या नीचे लिखे हो उसको पढ़ने नहीं जाएगा, सीधे आंसर देखेगा। आंसर सही होगा पूरा नंबर देगा, आगे बढ़ेगा। अगर यहीं पे आप लोग करने लगे, बगल में फिगर बना दिए, तो एग्जामिनर का फिगर पर ध्यान नहीं जाएगा, वह आपके क्वेश्चन को ही लिख देखेगा कि क्या क्या आप लिखे हो। उसके बाद अगर इसमें थोड़ा मोड़ा गलती किए रहोगे तो काट देगा, और फिगर पे ध्यान नहीं जाएगा तो उसे बेड इफेक्ट पड़ेगा और नंबर समझ लोगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही नंबर मिलेगा आप लोगों को, बाकी आपको डिसाइड करना है। छोटी मोटी बात है लेकिन काम की है, बात को समझना आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना पी क्यू आर एस चालक चादर है, ठीक है। ये क्या है, पी क्यू आर एस आपके चालक चादर है, ठीक है। इस चालक चादर है जिस पर क्या है, एक समान धनावेशित, जो एक समान धनावेशित है, ठीक है। माने क्या है, माना पी क्यू आर एस एक चालक चादर है जो कि एक समान धनावेशित है। इसके आगे क्या करेंगे, जिसका पृष्ठ घनत्व, जिसका क्या पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है, जिसका पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, ठीक है। अब इसके बाद समझना, सिग्मा है, ठीक है। इसके बाद समझना, इस चालक चादर तार के, ठीक है, आर दूरी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां से इस चालक चादर तार के आर दूरी पर इस तरह से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इस चालक चादर तार के आर दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस चालक चादर तार की, ठीक है। मान लीजिए आपको यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि इससे कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे यहां पर कि चालक चादर तार से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेशित चादर से निकट आर दूरी पर, मान लेते ये बिंदु ओ है, ठीक है, मान लेते ये बिंदु ओ है, तो ओ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चालक चादर से
r दूरी पर स्थित बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखना, ये जो O है, ठीक है, इसी के सदृश से इस साइड भी बनाएंगे ऐसा, ठीक है, इसी के सदृश से इस साइड भी ऐसा ही बनाएंगे। अब मैं जो चीज़ें कहेंगे आपसे याद करने के लिए, उन चीज़ों को याद कर लेना प्लीज़, क्योंकि अगर आप उनको मैं समझाने लगा तो वीडियो का लेंथ भी बढ़ेगा। खामोखा कुछ लोग डर जाएंगे फिजिक्स से, तो ऐसे अगर डरना है, जिनको आ रहा है उनको आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है इस समय जानकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सीधे एक लाइन याद करना है तो याद कर लेंगे, तो उनको हेल्प मिलेगी। हेल्प इसलिए मिलेगी, टाइम भी बचेगा और डर भी नहीं बनेगा, ठीक है। और एक लाइन याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। मुझे मालूम है आप लोग क्या क्या याद कर लेते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर समझना, इसका मान लेते हैं क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र जो है इसी साइड है, डी ए, ठीक है, ई है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई है। इसी तरह से यहां पर इसका क्षेत्रफल ए है और इसका भी वैद्युत क्षेत्र इसी साइड ई है, ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल डी ए है और इसका भी क्षेत्रफल डी है। चूंकि एक ही बेलन है ना, बेलन तो एक ही तरह से माने आप लोग, जैसे यहाँ पर जितना क्षेत्रफल होगा इसका भी यहाँ पर उतना ही क्षेत्रफल होगा ना, दोनों साइड सेम क्षेत्रफल होगा ना, वही बात है। यहाँ पर इसका भी क्षेत्रफल डी है, इसका भी क्षेत्रफल डी है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, यहाँ पर भी ई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेलन के दोनों सिरों पर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, बेलन के दोनों सिरों पर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स है। बेलन के दोनों सिरों पर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स है। क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका समाकलन ई डॉट डी ए प्लस समाकलन ई डॉट डी ए, ठीक है, ये हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन ई डॉट डी ए प्लस समाकलन ई डॉट डी ए, ठीक है। ये दोनों सिरे, और यहाँ पर देखिए ओ डैश वाले पर और ओ वाले पर, दोनों सिरे पर ये वैद्युत फ्लक्स फाई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखना ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये आपका क्षेत्रफल है और इसी साइड आपका वैद्युत क्षेत्र है, तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण है, 0 अंश का कोण है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, मत लिखना, ठीक है, जाने दो। यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर दोनों के बीच कितने अंश का कोण है, 0 अंश का कोण है, इस बात को ध्यान देना आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखो इसी साइड में आपका वैद्युत क्षेत्र ई भी है और इसी साइड में आपका डी ए भी है, तो इसके बीच का कोण कितना है, 0 है। अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इस ऐसे होता और डी ए ऐसे होता, तब इसके बीच का कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री। लेकिन ऐसे तो नहीं है, है तो ऐसे, तो यानी कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 है। इस बात को याद रखना, अभी काम देगा। आप लोग एक बात समझे होंगे, पढ़े होंगे पहले कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये होता है ना, यही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाले। तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। देखना ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ई डी ए कॉस थीटा होगा, प्लस समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, ये दोनों हो जाएंगे। अब देखना यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो कास 0 का मान क्या होता है, A1 होता है। तो यहाँ पर मैं कास थीटा का मान 0 रखेंगे। फाई इक्वल टू क्या होगा, समाकलन ई डॉट ई डी ए कास 0 प्लस समाकलन ई डी ए कास 0। अब ये देखिए कास 0 इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, तो 1 होगा तो मतलब हम लोग हटा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइव इक्वल टू क्या लिखेंगे, समाकलन ई डी ए प्लस समाकलन ई डी ए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 समाकलन ई डी ए, ठीक है। अब देखना, आपको मैं बताया था जहां पर समाकलन होगा आगे डी होगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कट जाते हैं। अगर आप पहली बार जान रहे हैं तो समझ जाना, कहीं पर अगर डी लिखा है यहाँ पर समाकलन, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाने के बाद क्या होगा, 2E A,
ये आपका हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2EA, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गॉस का प्रमेय लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है गॉस का प्रमेय, अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ध्यानपूर्वक देखना। इसके बाद हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कैसे लगाएंगे गॉस का प्रमेय, देखना यहाँ पर। देखिए आपको मालूम है गॉस के प्रमेय के अनुसार, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि वैद्युत फ्लक्स फाई परिबद्ध आवेश का 1 क्या होता है, अपसालन नॉट गुना होता है। आपको मालूम है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान अपसालन नॉट, ये गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई इज इक्वल टू Q अपान अपसालन नॉट होता है। और यहां पर देखिए फाई इज इक्वल टू क्या है, 2EA, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यहां पर फाई का मान, यहां पर फाई का मान, तो आइए बराबर करते हैं। 2EA इज इक्वल टू Q अपान अपसालन नॉट। लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स, सॉरी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ई जो है यही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि इसका जरूरत यहाँ पर है, इसी को ज्ञात करना है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान 2A अपसालन नॉट। अब मैं आपको बताऊं Q अपान, अब A का मान होता है सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा होता है Q अपान A का मान, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे Q अपान A का मान सिग्मा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 अपसालन नॉट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और इसी को ज्ञात करना है। इसे कहते हैं सिग्मा अपान A को कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, किसे, Q अपान A को, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन है। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूँ। अगर इतना भी आप एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा। सभी लोग इसे लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसी किताब में नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। मैं बहुत से बहुत शार्ट करने की कोशिश किया हूँ ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आए। वैसे हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन समय पर, हर समय के अनुसार चलना चाहिए। ये समय नहीं है पढ़ने का, ये समय है केवल स्मार्ट स्टडी करने का। तो मैं हर एक डेरिवेशन को इसी तरह से शार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और सभी लोग इसी तरह से जुड़कर पढ़ाई करते रहिए। कोई भी समस्या है तो टेलीग्राम है आपके पास, कोई भी टेंशन होता है, डर लगता है फिजिक्स से, तो जरूर मुझे कॉल करिए। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे पढ़ना है, लेकिन हाँ पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। मैं आपसे बता सकता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।